फटाफट से। हाँ जी, ज्वाइन कर लो एक बार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो एक बार मेरी आवाज आ रही है क्या सबको, और क्या मैं सभी को ऑडिबल हूँ क्लियरली? अगर ये सब सब चीजें आपको मैच कर रही हैं तो तो चलो जल्दी से। चलो हेलो स्टूडेंट्स, आज का पेपर सॉल्व करेंगे नया, है ना? ठीक है, तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते जल्दी से, है ना? पहला क्वेश्चन है, an amino acid with 4 nitrogen atom is, an amino acid with 4 nitrogen atom is, first option is histidine, arginine, leucine, lysine. ठीक है, an amino acid with 4 nitrogen atom is histidine, leucine, lysine, arginine. जल्दी से स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, जल्दी से स्ट्रक्चर सोचोगे तो याद आ जाएगा। क्या होते हैं? लेकिन वो मिडाजोल रिंग होती है नाइट्रोजन में, तो हिस्टिडीन में तो जल्दी, हिस्टिडीन में कितने होंगे? हिस्टिडीन कैसे हुआ? हिस्टिडीन में कितने नाइट्रोजन? कार्बन की रिंग का याद नहीं, आर्जिनिन होना चाहिए। आर्जिनिन में कितने होंगे? एक NH2 नीचे नीचे होंगे। हाँ। एक तो एमिनो एसिड में 4 होते हैं। हाँ, वहां हो गया, फिर वो नीचे की तरफ होगा तो क्या आंसर आएगा? आर्जिनिन। ठीक है ना? हिस्टिडीन नहीं आएगा। हिस्टिडीन कैसी होती है? साइक्लिक रिंग, मतलब साइक्लिक रिंग होगी, यहाँ पे ऐसे होगा। हाँ, ठीक है, और यहाँ की तरफ ऐसे करके बना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे करके। चलो, ल्यूसिन तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम मिलते हैं, तो किसके पास मिलेगा सबसे ज्यादा? आर्जिनिन के पास में। ऐसे करके होता है आर्जिनिन में। ठीक है, और एक उसके मेन चेन में होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी सेट के पेपर है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर इज, ठीक है, तो अभी आपको याद नहीं तो मैं बता देती हूँ। बेसिक बफर का एग्जाम्पल है आपका फॉस्फेट। ठीक है, बेसिक बफर का एग्जाम्पल क्या है आपका? फॉस्फेट। फॉस्फेट इज योर बेसिक बफर। बेसिक का मतलब होता है जिसका पीएच बेसिक रेंज में होता है ना? ठीक है, चलो। वो नहीं कर सकते वो तो एनओएच का लिखा है? नहीं नहीं, तो बेसिक हो जाएगा। नहीं तो पर लिखा गया है तो फॉस्फेट से ही बेसिक हो जाएगा। फॉस्फेट बफर की जो कैटेगरी होती है वो बेसिक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, फॉस्फेट बफर्स के जो कैटेगरीज बनते हैं। चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कितना अच्छा है, बताओ। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। लो केएम, हाई के कैट, हाई केएम के कैट, लो केएम के कैट। एंजाइम की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन? वेरी गुड, निकालेंगे अपन के कैट बाय केएम से। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? के कैट हाई होगा और केएम लो होगा। हाँ, तो वैल्यू क्या आएगी? हाई आएगी, लो आएगी?
हाँ, हाँ। मतलब इस रेशियो की वैल्यू हाई आनी चाहिए कि लो आनी चाहिए? हाई। हाई आना चाहिए। समझ गए? हाई होगा तो। है ना? बस अब इसी को रिलेशन में लेके यहाँ पे देखो, जब रेशियो पे बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ केएम पे बात नहीं करते, आप सिर्फ केकेट पे बात नहीं करते, आप क्या निकालते हो? स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। तो आपका हो गया सीओडी। हाँ मैम, क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? डी। अभिषेक, पार्वती, सी क्यों आएगा? क्या लिखा है यहाँ पे? केएम अपॉन, इसमें केएम ज्यादा है इसमें। समझे? तो क्या आंसर आएगा? डी। बस कुछ नहीं, उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। हाँ मतलब लो केएम बात वही है। हाँ, बात तो वही है ना, समझ गए? बात वही है, बस उसको उल्टा कर दिया। जैसे आपने केकेट बाई केएम की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई। तो फिर केएम बाई केकेट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लो। समझ गए? बात वही है, ऐसे ऐसे पकड़ लिए। चलो, तो राइट आंसर क्या है? लो केएम, केएम बाय केकेट, क्योंकि यहाँ पे केएम लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन containing disulfide bridge is, है ना? SDSN मरकेप्टा इथेनॉल। ठीक है, इसमें ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड नहीं, एल्कली नहीं। ठीक है, मरकेप्टा इथेनॉल क्या ब्रेक करेगा? डाइसल्फाइड लिंकेज। और एसडीएस क्या काम करेगा? प्रोटीन का डीनेचुरेशन। ठीक है, वेरी गुड। कैसे करेगा डीनेचुरेशन? बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, चलो, ZDNA is found in, है ना, any DNA molecule under high salt concentration. AT rich repetitive DNA under high salt concentration. Palindromic sequence under high salt concentration. Methylated CG repeats under high salt concentration. कब मिलता है ZDNA? ZDNA की प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसमें बहुत ज्यादा क्या मिलता है? किस तरह का डीएनए ZDNA बनाता है? हाँ, सॉल्ट से कुछ उस हाईली उसमें ना, हाँ, जीसी कंटेंट ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर, है ना? तो क्या आंसर आएगा इसका? डी। ठीक है, तो मिथाइलेटेड सीजी रिपीट्स अंडर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा डीएनए क्या बनाएगा आपका? मोस्ट कॉमनली ZDNA फॉर्म करेगा। चलो पढ़ो नेक्स्ट। सेंट्रल रोल इन मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस इज प्लेड बाय, हाँ, क्या? लाइपोसोम। मेम्ब्रेन लाइपोसोम, हमारी बॉडी में लाइपोसोम मिलता है। लिपिड लिपिड होना हाँ, चाहिए लाइपोसोम। क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आएगा ना भैया। तुम्हारी बॉडी में लाइपोसोम कहाँ मिलता है? हाँ, हाँ, नहीं, क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, कैटेलेज इज प्रेजेंट इन हाई लेवल इन, मैंने तो नहीं करा। हाँ जी, कहाँ होगा? पेरोक्सिसोम में होगा। ये सुपर ऑक्साइड को हटाता है। सुपर ऑक्साइड को हटाता है, तो कहाँ मिलेगा? पेरोक्सिसोम में। वेरी गुड। उसके अलावा कैटेलेज के अलावा क्या मिलता है? पेरोक्सीडेज भी मिलता है ना, पेरोक्सिसोम के अंदर। हाँ, और लाइसोसोम के अंदर क्या मिलेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। चलो नेक्स्ट है, न्यूरॉन इन अडल्ट ब्रेन आर सेड टू बी क्विसेंट बिकॉज दे आर लॉक्ड इन जी नॉट फेज। ठीक है, G0 को क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, साइक्लिक एमपी एक्टिवेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस बाय एक्टिवेटिंग। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब क्या? मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। जी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना? तो जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है, जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है आपका, ठीक है, नहीं,
एक मिनट, ठीक है, ग्लाइकोजन का तो ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजन से क्या बनेगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, और इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोराइलेज, ठीक है, कौन सा फॉस्फोराइलेज बी, तो काइनेस कौन सा होगा, कौन सा काइनेस होगा, वेरी गुड, फॉस्फोराइलेज बी काइनेस, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है ना, चलो वो अल्फा बीटा गामा को तीन होते ना, वो लग रहा था, फिर वहां चले गए, हाँ चलो, रेडिएशन टॉलरेंट इन डायनोकोकस रेडियोडुरांस इज ड्यू टू, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बेसिकली पूछा है कि एक ऑर्गेनिज्म है डायनोकोकस रेडियोडुरांस, उसमें रेडिएशन टॉलरेंस क्यों है, एफिशिएंट एटीपी जनरेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एफिशिएंट रिपेयरिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए, एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस, फिर तो रेडिएशन क्या करता है, वेरी गुड, क्या करेगा, डीएनए डैमेज, तो अगर उसमें टॉलरेंस है तो क्या ज्यादा होना चाहिए, वेरी गुड, रिपेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, है ना, तो क्या ज्यादा होता है इसके अंदर, रिपेयरिंग कैपेसिटी, तो याद रखना डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस रेडियो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, दूसरा रेडियो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म होता है कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच को ऐसा बोला गया है कि वो ना एटॉमिक बॉम्ब जब फटा उसके इफेक्ट को भी टॉलरेट कर गया, ऐसा माना जाता है, बिना गर्दन के भी घूम लेता है बहुत देर तक, समझे, तो कॉकरोच बहुत आपका मतलब बायोलॉजिकल फॉर्म से, स्टडी के फॉर्म से बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है, चलो आगे, बहुत टॉलरेंट, द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, सॉरी, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा नहीं है हालांकि, पर अगर मैं स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट की बात करूं, हाँ मैं बात करूं ना, हाँ ठीक है, स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पहले ये बता देती हूँ, तो बेसिकली आपका जो भी जीन होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, जीन में क्या क्या होता है, जीन में बेस पेयर्स होते हैं, और हमारा जीन बैक्टीरियल जीन मतलब यूकेरियोट का प्रोकैरियोट से कैसे डिफरेंट होता है, हमारा लीनियर होता है, उससे सिंपल होता है, नहीं नहीं जीन पे बात कर रहे हैं, जीन में हमारे पास इंट्रोन, वेरी गुड, हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स होते हैं, तो जो स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट था ना, उसने ये बताया कि इंट्रॉन जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है ना, समझे, इंट्रॉन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, वो किससे पता चला आपको, स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि जो भी जीन है उसमें इंट्रॉन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, एक्सॉन, तो इंट्रॉन को हम क्या कौन सा रीजन बोलते हैं, वेरी गुड, कौन सा रीजन बोलोगे आप, नॉन कोडिंग रीजन, है ना, हाँ, और एक्सॉन कौन सा रीजन हो गया आपका, कोडिंग रीजन हो गया, ठीक है, समझ गए, इसकी डिस्कवरी करी थी आपकी रॉबर्ट एंड शार्प ने, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट एंड शार्प, ठीक है, रिचर्ड जे रॉबर्ट एंड फिलिप शार्प, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करा था और इनको ना नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ठीक है, क्या मिला था इनको इसके लिए, नोबेल प्राइज मिला था, तो आपको भी करना है क्या ऐसा कुछ नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है, सेट की बात करोगे, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा जीन उन्होंने लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने मोस्ट कॉमनली, तो एक है आपका बीटा ग्लोबुलिन जीन ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन, एक है ओवेल्बुमिन जीन ऑफ चिकन, एक है प्रोटामीन जी, हाँ या मैम इंसुलिन बना होगा तो बहुत सारे इंट्रोन को हटा के बना होगा, इंसुलिन की बहुत पहले का मुझे लगता है डिस्कवरी हुई, इसके लिए लिया था ओवेल्बुमिन जीन ऑफ चिकन,
ठीक है, ये लिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, आगे वाला तो आपको आता है, निकालो। बी वाला कौन सा वाला आ रहा है? इसी के आगे लिख दो ना, ये हो गया 3 डैश, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ए, फिर जी, फिर सी, टी, ए, जी, फिर क्या हो गया? 5 डैश। अब 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो क्या पढ़ोगे? जी ए टी सी जी ए। तो जी ए टी सी जी ए कौन सा सीक्वेंस आ रहा है? ए वाला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए। चलो, which of the following amino acid is incorporated during translation into proteins and is not component of genetic code? ठीक है, जो जेनेटिक कोड को कंपोनेंट नहीं हो और उसका ट्रांसलेशन में इनकॉर्पोरेशन करते हैं। हाँ मैम, हाँ मैम, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ तो अपोजिट ही होते हैं ना, है ना। हाँ, पर जब उन्होंने लिखा है ऑप्शन में तो उन्होंने ऐसे लिख दिया है और उसने घुमा के लिख दिया। आप 3 देख लो, 3 से भी देखोगे तो AGC, ये रहा AGC, ये रहा TAG, कहीं से भी जहां से आपको देखना है। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया है वैसे अपने को सॉल्व करना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन एंड इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक कोड? मैंने क्या बताया था? कौन कौन से अमीनो एसिड बताए थे जो जेनेटिक कोड को कंपोनेंट नहीं है? चारों ही नहीं है, ऐसे देखोगे तो, है ना। एस्पार्टेट, सेमी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, आइडोटायरोसिन और सेलेनोसिस्टीन। पढ़े हैं ना ये? पायरोलाइसिन, सेलेनोसिस्टीन तो पढ़े हैं। हाइड्रोक्सीप्रोलिन भी हमने कोलाजन में पढ़ा था। सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन मैंने बताया था कि स्टॉप कोडॉन से कोड होता है, नॉर्मल कोडॉन से कोड नहीं होता। ठीक है, और सेलेनोसिस्टीन का जो टीआरएनए होता है ना, ये याद रखना, सेलेनोसिस्टीन का जो टीआरएनए होता है ना, वो कौन सा होता है? वेरी गुड, कौन सा होता है? सेरीन वाला होता है ना। तो कौन सा वाला इनकॉर्पोरेशन होगा जेनेटिक कोड में? बाकी जितने भी सारे दिख रहे हैं ये है आपके पोस्ट जी ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, है ना। और ये अकेला अमीनो एसिड है जो अलग होने के बावजूद भी कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है आपका? नॉर्मल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनकॉर्पोरेट होता है, और ये सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, मतलब ट्रांसलेशन होने के बाद के। मतलब मैम वो स्टॉप कोडॉन में काम करता होगा ना हमारी इसमें, ट्रांसलेशन नहीं करेगा मतलब हम में नहीं होता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हम में तो वो स्टॉप कोडॉन का काम करेगा? नहीं, ये कोड स्टॉप कोडॉन से होते हैं पर ये हम में नहीं होते हैं। कहाँ में स्टॉप कोडॉन का नहीं करेगा? मतलब वो बस सीक्वेंस स्टॉप कोडॉन जैसी रहती है सर। ये देखो, वो ऊपर वाले जो तीनों है ना, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनने के बाद मॉडिफिकेशन जो होते हैं ना ईआर में, वहां पे होता है एडिशन। पर आपका जो सेलेनोसिस्टीन है ना, ये जब ट्रांसलेशन चल ही रहा होता है ना, तब टीआरएनए सिस्टीन की जगह सेलेनोसिस्टीन भी आता है। मतलब सेरीन के साथ में नहीं रुकता, ये प्रोसेस को कंटिन्यू सेरीन के बदले सेलेनोसिस्टीन उठा के ले आएगा। ठीक है, उसका टीआरएनए, पर वहां पे जो स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है, वो एज अ कोडॉन रीड होगा। मैं वही बोल रहा था कि उसका जैसे यूयूए है शायद इसका, हाँ, तो उसको वो कोडॉन यूयूए नहीं है। हाँ, मतलब जो हाँ, भी स्टॉप कोडॉन हाँ, से सिमिलर है उसका सीक्वेंस स्टॉप कोडॉन ही है। सेलेनोसिस्टीन का जो कोडॉन है ना, वो स्टॉप कोडॉन ही है। हाँ, स्टॉप कोडॉन की तरह काम नहीं करता है। हाँ, ठीक है, वो रोकता नहीं है, समझ गए? हाँ, ठीक है, इसका है यूजीए। ठीक है, इसका क्या है? यूजीए। और पायरोलाइसिन जो है ना, हाँ, उसका है यूएजी। ओके,
इसका यूजीए स्टॉप कोडॉन है। और यूजीए को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? स्टॉप कोडॉन 3 में थे ना, ओकर, एम्बर, ओपेल, है ना? बड़ा मारा है क्या? बता दो, ये हाँ इसको बोलते हैं ओक्रे, यूएए। हाँ, ये यूजीए। यूएजी इज अंबर और हाँ। यूजीए इज द ओपन। यूए ओकरा, यूए ओपन और सीएजी है। हाँ यूजीए ओपन होता है ना, यूजीए एक ओपन मिनट। और यूएजी अब वो अंबर। ए जहाँ पहले आ रहा है ना वो अंबर और जी इज ओपन। हाँ, तो यूएए है ओकरे, ठीक है, OCHRE, है ना? UAG है एम्बर और ये है ओपेल। ओके, ओकर, एम्बर, ओपेल, यूए, यूएजी और यूजीए, 3 है। समझ गए? ये क्वेश्चन भी आते हैं, है ना? ओपल, PAL, सॉरी, है ना? इससे वो याद रखना। हाँ, ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मेरा बोलने का मतलब है हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम 4 चीजें अब आपके उसमें आ रही है ना, तो रिवीजन में लाओ। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, तो देखो ट्रांसलेशन भी आ गया, अमीनो एसिड भी हो गया, कोडॉन भी हो गया, 3 चीजें आ गई ना दिमाग में, ठीक है? नेक्स्ट, one of the following enzyme is not involved in lagging strand DNA synthesis. समझ गए क्या लिखा है? One of the following enzyme is not involved in lagging strand DNA synthesis. क्यों? DNA पोल 1 करता है ना, वो नॉट इन्वॉल्व लैगिंग स्ट्रैंड। आराम से सोचो। एक है प्राइमेस, एक है हेलिकेस, एक है पॉलीमरेज 3, एक है लाइगेस। हाँ, मैडम बोल रहे हैं लाइगेस। प्राइमेस का काम ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड तो आके बाइंड तो करेगा ना, लेकिन लैगिंग तो अलग अलग है, तो बाद में तो काम करेगा। हेलिकेस तो दोनों स्ट्रैंड पे काम करता है, लीडिंग लैगिंग पे अलग अलग काम करता है क्या हेलिकेस? की लीडिंग को अलग अनवाइड करेगा, लैगिंग को अलग। प्राइमेस का कोई काम नहीं है बाद में। प्राइमेस तो दोनों पे काम करता है, हाँ। है ना? अच्छा, हर बार लगेगा भैया, डीएनए पॉलीमरेज भी लगेगा भैया सिंथेसिस में बोला है तो हेलिकेस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अनवाइंडिंग होगी, है ना मैम? लाइगेस लगेगा, सॉरी प्राइमेस लगेगा, क्यों लगेगा? प्राइमर ऐड करेगा। मैम लाइगेस आएगा। प्राइमरी और पॉलीमरेज लगेगा। सिंथेसिस में जो नहीं लगेगा वो क्या है? लाइगेस। उसको उस स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए फिर कौन लगेगा आपका? लाइगेस। मैम वो ओकाजाकी को जोड़ने के लिए कौन लगेगा? लाइगेस की लाइगेस। एक्टिविटी समझ गया। हाँ, तो समझ लाइगेस गए? होगा। वो उसको पढ़ने में गलती हो गई, तो उसको लाइगेस की एक्टिविटी। हाँ, पर लाइगेस सिंथेसिस नहीं कर रहा है, लाइगेंग सिंथेसिस नहीं होता, वो बाकी प्रोसेस। वो तो रिपेयर में आता है ना। रिपेयर में नहीं आता भैया। मतलब मैम कुछ कट गया कर गया है तो उसको पूरा कर देगा। अरे लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस भूल गए तुम? नहीं याद है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, हाँ 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 प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाइगेशन, हाँ, है ना? वो सिंथेसिस के लिए लाइगेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। आरएनए एडिटिंग इज कैपिंग ऑफ एमआरएनए, alternate splicing of mRNA, replacing specific nucleotide in mRNA, incorporation of specific nucleotide in mRNA. क्या होते हैं भैया एडिटिंग? इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। हाँ चलो एक स्टेटमेंट। अच्छा कैप, एडिटिंग इनको बता दो मैडम। एडिटिंग मैम फर्स्ट हो, अच्छा अच्छा, तो होता ही होता है, रिप्लेसिंग वाला। देखो आरएनए एडिटिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि एक, अच्छा एमआरएनए की आपने प्रोसेसिंग पढ़ी होगी ना, तो प्रोसेसिंग में कैपिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है और टेलिंग होता है ना? ऐसे ही होता है आरएनए प्रोसेसिंग में, है ना? आरएनए प्रोसेसिंग ये कहाँ होती है? आरएनए प्रोसेसिंग ये होती है न्यूक्लियस में, है ना? है ना, न्यूक्लियस में होती है ना। इसमें 3 प्रोसेस होगी, एक होगी कैपिंग। कैपिंग कौन से एंड पे होगी? 5 प्राइम, ठीक है। एक होगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कहाँ होगी? बीच में, इंट्रॉन को निकालेंगे, ठीक है। और एक होगी आपकी टेलिंग, ठीक है। टेलिंग कहाँ होगी? 3 प्राइम पे। टेलिंग में क्या जोड़ेंगे? पॉली ए जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। कैपिंग में क्या करेंगे? 5' पे क्या जोड़ेंगे? एडिटिंग वाले साइटोसिन थायमिन क्या जोड़ते हैं? ग्वानिन जोड़ेंगे, ग्वानिन में मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, ठीक है ना?
कौन सा बॉन्ड बनेगा? 5' बॉन्ड बनता है, ग्वानिन जुड़ता है तो, ठीक है। तो क्या जुड़ेगा? ग्वानिन जुड़ेगा, हो गया। अब यही प्रोसेस का हो गया आरएनए प्रोसेसिंग। जब एमआरएनए बन गया पूरा, है ना, प्रोसेसिंग, कैपिंग, वैकिपिंग सब हो गई, उसके बाद में कौन सी प्रोसेस होती है? आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ होती है? हाँ, कहाँ होती है ये आपकी? साइटोप्लाज्म में, है ना। इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट किया जाता है, ओके। इस तरह के उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? आरएनए एडिटिंग बोलते हैं, है ना। तो आरएनए एडिटिंग के अंदर क्या करोगे? ये होगी साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे क्या करोगे? कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट करोगे, एक्सचेंज करोगे, एडिशन करोगे, रिमूवल करोगे, लाइकवाइज, ठीक है। क्यों करे? टीआरएनए बनता है ना, उसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड नहीं आते हैं, फिर वो कहाँ से आ गए? मॉडिफिकेशन होगा न्यूक्लियोटाइड्स को, रिप्लेसमेंट होगा। ये सब कहाँ आएगा आपका? आरएनए एडिटिंग में। प्रॉपर आरएनए अपना स्ट्रक्चर है 3D, इसलिए क्या आता है आपका? आरएनए एडिटिंग होता है। कहाँ बनते होंगे? ये सब न्यूक्लियस से बन के आते हैं ना, ये थोड़ी बाहर बनेंगे भैया। आरएनए एडिटिंग बात की बात है, जब आरएनए बन गया, टी बन गया, ये सब बन गए, सब अलग अलग टाइप से सब, ठीक है, मोस्टली। हाँ, टीआरएनए में क्या होता है? क्या यूनिक है टीआरएनए में जो बाकी आरएनए के पास नहीं है? बताओ स्ट्रक्चर, बताओ स्ट्रक्चर में यूनिक न्यूक्लियोटाइड बताओ जो कि एमआरएनए के पास भी नहीं, आरएनए के पास भी नहीं। ऐसे यूनिक न्यूक्लियोटाइड के नाम बताओ। वो स्टार्टिंग वाली एजीजी नहीं, वो एसीसी होता है ना। बिल्कुल नहीं, मैं यूनिक न्यूक्लियोटाइड पूछ रही हूँ तुमसे। ऐसे हमने पढ़े थे मॉडिफिकेशन। मैम क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर तो अलग ही होता है। हाँ, टीआरएनए में क्या यूनिक? एकदम डी लूप होता है, डी लूप होगा। डी क्या है? डायहाइड्रोयूरेसिल। ऐसा सबके पास मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। फिर एक साई होता है स्यूडोयूरिडीन, सबके पास मिल रहा है क्या? नहीं, इनके सबके फंक्शन है ना, पढ़ाया ना मैम ने। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड होता है ना। हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हाँ, वो यहाँ पे होगा आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग में, हाँ, ये सब बाद की बात होती है, ये सब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गए, ठीक है। तब जाके टीआरएनए बनेगा ना, ठीक है। तो आरएनए एडिटिंग, तो उसमें क्या है? रिप्लेसिंग स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़ो। protein molecule responsible for binding the epithelial cell to the basal laminar are collagen, laminin. प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग, ध्यान से पढ़ना, द एपिथेलियल सेल टू दी, कहाँ से जोड़ना है? बेसल लमिना, मतलब सेल को जोड़ना है आपके लेमिला से। तो क्या काम आएगा? वेरी गुड, क्या काम आएगा? कल पढ़ाया था ना सेल टू मैट्रिक्स, है ना, इंटीग्रीन, है ना, कोलेजन, लेमिन, कैडेरिन। कैडेरिन वगैरह ये सब क्या हो गए? अलग प्रोटीन। कैडेरिन करेगा सेल टू सेल, ठीक है ना। कोलेजन एंड लेमिनिन हो गए आपके दूसरे प्रोटीन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एपोप्टोसिस? साइटोक्रोम सी, फॉस्फेटिडाइलसेरिन, कैथेप्सिन डी, कैस्पेज। साइटोक्रोम सी तो होता है, सेरीन भी हो जाएगा, फॉस्फेटाइलसेरिन, ठीक है। ये एक्चुअली स्टार मार्क है, ये चारों इन्वॉल्व होते हैं एपोप्टोसिस में। कैथेप्सिन डी भी डेथ में, डेथ रिसेप्टर में काम आता है कैथेप्सिन डी, ठीक है। डाइजेशन वगैरह में काम करता है, सिग्नलिंग में काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की एपोप्टोसिस पढ़ी होगी आपने, कैस्पेज डिपेंडेंट, कैस्पेज इंडिपेंडेंट, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल तो पढ़ा है ना एपोप्टोसिस में। क्या है? ये साइटोक्रोम सी रिलीज कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब कि सेल को मारो। और फॉस्फेटाइलसेरिन तो हमने पढ़ा ही है, सेल सरफेस पे आ जाएगा तो किल करो, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके इफेक्टर, मतलब फर्दर अंडर प्रोटीन होते हैं। तो कैस्पेज तो डाइजेशन का काम करता है, हाँ, बहुत सारे डाइजेशन का काम करता है। वैसे कैथेप्सिन भी जो होता है वो आपका सिग्नलिंग और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये दूसरी सिग्नलिंग में आता है। हाँ, which of the following immunoglobulin heavy chain does not have the hinge region? चलो ये तो पता ही है सबको, ये तो मैडम बोल रही थी, सबको पता है हिंज रीजन वाला। डी में नहीं है। दो एग्जांपल पढ़े थे हमने।
मेजर नहीं हुआ ना तो कुछ याद हाँ, कौन सा आएगा? होता है डी तो D, A, E और G. नहीं। तुक्का है D है. ये तो जी होगा क्या? IgA सिंगल सिंगल तो नहीं होता है, G है. जी होगा फिर। सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? IgM. फिर कौन होगा? IgG फिर होगा ए डाइमर बनाता है J चेन के साथ में, हाँ है ना. फिर उसका तो ऑलमोस्ट तीनों सेम आसपास. उसके बाद D, E और G बच गए. D तो सरफेस छोड़ के जाता है क्या कहीं भी? मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे जाता है कि नहीं? कुछ नहीं। IgD सेल सरफेस पे मिलेगा. देखो दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, दो तरीके की एंटीबॉडी होती है, एक दो होती है सरफेस पे और दो होती है जिनमें हिंज रीजन नहीं होता. तो मी एम और ई, मी जिनमें हिंज रीजन नहीं होता और B एक के होता है पास जो MD, रहेगी. एमडी जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है. मतलब वो सी आंसर है. डबल नहीं होता, वेरी गुड. क्या टाइमर वगैरह नहीं होता ये में ना? डाइमर अलग चीज है, हिंज रीजन अलग चीज. हिंज रीजन स्ट्रक्चर की बात हो रही है. कांस्टेंट रीजन है, दो चेन आपस में जुड़ती है, इनके बीच में हिंज ये यहाँ पे मिलता है हिंज रीजन. अगर हिंज रीजन होता है Heavy तो chain में. एंटीबॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है. ये तो ठीक है, ये हिंज रीजन होता दो है. में नहीं होता. एम में भी नहीं होता. ठीक है, मी में नहीं होगा. मी मतलब IgM और IgE. और मी में हिंज मेम्ब्रेन रीजन. पर बाउंड भी क्वेश्चंस आए. मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी हो गई? IgM और D. ठीक है. माउंट भी कहलाएगी। हाँ, मी ही है ना मैम? ये B सेल पे मिलेंगी. ठीक है, मी पे हिंज रीजन नहीं होगा. एम पे हिंज रीजन भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड भी है, कॉमन है. ठीक है, और E पे हिंज रीजन नहीं है पर ये फ्री है. चलो ओके एम वाली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना मैम? जी मैम. मेम्ब्रेन बाउंड है एम. एम वाली एम हाँ. मेम्ब्रेन बाउंड, एम है. ई हिंज रीजन विदाउट. एम पे भी नहीं है और ई भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. कैसे समझते हो? No membrane. देखो सामने लिखा है ना. हिंज रीजन नहीं है ना मैम? लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड में देखो. कंफ्यूज हो गए ना. हिंज रीजन नहीं है तो क्लियर हो गया, बट मेम्ब्रेन बाउंड वाला कंफ्यूज हो गया. देखो उसका शॉर्ट टर्म में बोलते हैं एमडी. एमडी इज मेम्ब्रेन बाउंड. अच्छा, एमडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड. हां, और एम दोनों में इन्वॉल्व मींस ए जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. कौन सी? ई. हाँ, E इनको नहीं छोड़ है, के बाकी कोई से भी नहीं है ऐसा. सिर्फ M और D ही मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाइलुरोनिडेज असिस्ट स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स बाय. ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. हाइलुरोनिडेज assist spread of microbes by forming clot around the body immune organ, breaking down blood clot, resisting phagocytosis, breaking hyaluronic acid that bind together. BC तो नहीं होगा. हाँ, फॉर्मिंग क्लॉट्स अराउंड द बॉडी ये भी नहीं होगा, तो फिर डी होगा. हाइलुरोनिडेज एंजाइम हो गया ना. एंजाइम है. मतलब क्या तोड़ेगा? हाइलुरोनिक. एसिड. वेरी गुड. कितना सिंपल क्वेश्चन है. क्या है? डी. तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ही होते हैं. ये तो ब्रेकिंग क्या करेगा? कैसे स्प्रेड कैसे कर रहा है माइक्रोब्स को? तो जो सेल हाइलुरोनिक एसिड से जुड़े हुए हैं, है ना. हाइलुरोनिक एसिड कहाँ मिलता है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है. हाँ, उसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी मिलता है. ठीक है, मैट्रिक्स में भी मिलता है. तो वो कैसे स्प्रेड करा रहा है माइक्रोब्स को? तो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर रहा है. तो जो सेल आपस में चिपके हुए थे अब वो दूर दूर हो जाएंगे ना. ठीक है, ये तो लिखा है ब्रेकिंग हाइलुरोनिक एसिड दैट बाइंड सेल टुगेदर, है ना. ऐसा जो इनको जोड़ रहा था उसको तोड़ दिया तो सेल अलग अलग हो गए. तो अब आसानी से माइक्रोब के लिए इजी हो गया ना टारगेट करना. अभी बंच में मुश्किल हो रहा था कि मैं किसको जाके किल करूं. ठीक है, चलो. Which of the following does not have lymphoid lineages? तो आपने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल पढ़ लिया है ना, पढ़ा है. lineages पढ़े हैं ना, उसके राइटिंग या lineages पढ़े हैं ना हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के. प्लाज्मा सेल का. ये तो क्वेश्चन है, अब बताओ आप. प्लाज्मा सेल मतलब बी सेल. बी सेल तो होती है. ठीक है, राइटिंग नहीं होती. lineages देखो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. ओके, ये हो गया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, है ना. इसके दो lineages होते हैं.
कितने लिनिएजेस होंगे इसके? 2। एक होगा माइलॉइड, ठीक है, एक होगा लिम्फोइड। ओके, समझ गए? एक क्या होगा? माइलॉइड, एक क्या होगा? लिम्फोइड। वो वैसे देखा था, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट एक में, ठीक है। अभी लिम्फोइड में फिर अब बनेगा आपका, लिम्फोइड में बनता है आपका एनके सेल्स। एनके मतलब नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बनते हैं आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने तरीके के होते हैं WBC भैया? टी सेल T cell, B cell. और बी सेल। बी सेल से क्या बन जाएगा आपका? क्या बनाएगा यहाँ पे? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। फिर बनेगा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ठीक है। फिर बनेगा आपका मास्ट सेल, ठीक है। फिर बनेगा आपका माइलोइड, माइलोब्लास्ट। और ये माइलोब्लास्ट में निकल के आएंगे आपके बहुत सारे सेल, जैसे कि एक आएगा आपका बेसोफिल, ओके। एक आएगा आपका, eosinophil, हाँ, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइड और मैक्रोफेज, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या बनाता है? बताओ मुझे। ब्लड क्लॉटिंग करता है, प्लेटलेट्स बनाएगा ना? तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हाँ कैसे बनाता है? हाँ, तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, पर प्लेटलेट बनाएगा, सेल्स के लिए नहीं चाहिए, सेल्स के लिए। ठीक है। क्या आप लोग समझ गए जो अपन ने बोला? हाँ, मैं रुकी हुई हूँ। आगे बढ़े। मोनोसाइट और क्या मैक्रोफेज अलग-अलग है ना? ठीक है। अभी डेंड्राइटिक सेल्स ही आपके लिम्फोइड से ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो मोनोसाइट मैक्रोफेज ये फेगोसाइटोसिस वाले सेल है ना? हाँ, Dendritic ही होगा ना? ये एक ही है, दोनों अलग-अलग है। डेंड्राइटिक एक्चुअली दोनों से बन सकता है, लिम्फोइड से भी बन सकता है और Myeloid. माइलॉइड से भी बन सकता है। हाँ, देखो, आपके पास डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं ना, ठीक है। एक वो नॉर्मल टाइप के जितने भी डब्ल्यूबीसी है ना, वो माइलॉइड बनाता है। सिर्फ लिम्फोइड वाला जो केस है ना, जिसमें टी सेल, बी सेल और प्लाज्मा इनके डेंड्राइटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लिम्फोइड के लिए वो बस टी सेल, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स ये सब बनाता है एमडी। हाँ, बाकी जितनी ये सब माइलॉइड ही बना रहा है। आपकी आरबीसी, प्लेटलेट्स और ग्रैन्युलर साइट्स सब। इसने पूछा नहीं है, डेंड्राइटिक सेल नहीं है। देखो, डेंड्राइटिक सेल दोनों से बन रहा है, लिम्फोइड से भी और माइलॉइड से भी। ये बेसोफिल नहीं है ना, लिम्फोइड और लिनिएज का। बेसोफिल आंसर है। बेसोफिल माइलॉइड में आ रहा है ना मैडम, ये देखो। अरे तो नॉट लिम्फोइड लिनिएज क्वेश्चन है। हाँ, तो लिम्फोइड का नहीं है। तो बेसोफिल ही तो हुआ। हां, बेसोफिल आंसर। हाँ, तो बेसोफिल कहाँ बन रहा है? माइलॉइड में बन रहा है ना, हां, तो इसमें से बेसोफिल ठीक है। और डेंड्राइटिक लिम्फोइड माइलॉइड दोनों से बनता है। दोनों में आता है। हाँ, डेंड्राइटिक अंदर भी आता है। ठीक है। मोनोसाइट और मैक्रोफेज अलग-अलग है कि वो उसी का ही है? ये इसका ही है, अलग अलग, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ठीक है। उनके लोकेशन के हिसाब से नाम अलग है। अगर टिश्यू पार्ट में है तो उसको मैक्रोफेज बोल देते हैं। अगर ये ब्लड में है तो उसको मोनोसाइट बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लड में मोनोसाइट। इसका नाम क्या होगा? बेसोफिल। आंसर बेसोफिल है ना। एनके सेल्स भी है, डेंड्राइटिक भी और प्लाज्मा भी है, तीनों किसके हैं? लिम्फोइड लिनिएजेस के, अलग-अलग टिश्यू में अलग-अलग नाम है मैक्रोफेज। हां, इसलिए देख मैक्रोफेज नाम है। ठीक है। चलो
ये इन्हीं के साथ होगा डेंड्राइटिक या सिनेफिल नेट्रोफिल? डेंड्राइटिक एक और लिनिएज दोनों में अलग अलग बनती है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स अलग अलग बन जाते हैं, दोनों लिनिएज डेंड्राइटिक बनाते हैं। चलो अब है एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल जी इन ड्रोसोफिला रिप्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चीज बात करते हैं, यहाँ पे आया है क्वेश्चन है बायोथोरिक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ होम्योबॉक्स, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स ऑफ होमोबॉक्स, एक्सआईएच बॉक्स जीन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन। तो सबसे पहले ना, हाँ, एब्डोमिनल ए एब्डोमिनल जी पूछा ड्रोसोफिला में। तो पहले अपन बात करेंगे कि होम्योबॉक्स में कितने जीन होते हैं, ठीक है। होम्योबॉक्स में तो दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, एक होता है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक होता है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, एक होता है बायोथोरिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बायोथोरिक्स कॉम्प्लेक्स की अगर बात करोगे कितने हो गए, दो, एक हो गया एंटीनापीडिया, एक हो गया बायोथोरिक्स। बायोथोरिक्स में होता है अल्ट्रा बायोथोरिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं यूबीएक्स, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी। कितने जीन होंगे, तीन। बायोथोरिक्स कॉम्प्लेक्स में कितने जीन होंगे, तीन। अल्ट्रा बायोथोरिक्स, ठीक है, यूबीएक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, है ना। जो कितने, तो होम्योबॉक्स का काम क्या होता है पहले ये भी समझ लो। तो जो होम्योबॉक्स होता है ना, होम्योटिक जीन जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपके स्ट्रक्चर को फंक्शन देता है। मतलब आपके पास मास ऑफ सेल है, तो जैसे ड्रोसोफिला की अगर बात करते हैं ना, ड्रोसोफिला की बात हो रही है, तो ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। बॉडी क्या होती है आपकी, सेगमेंटेड बॉडी होती है ड्रोसोफिला की, ठीक है। कितने सेगमेंट में डिवाइड होती है, तो टोटल होते हैं आपके 12 सेगमेंट। कितने सेगमेंट होंगे, 12, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, और ये क्या हो गया आपका 4। बाकी के जितने 8 बचे, है ना, यहां से लेके यहां तक, ये पूरे बनाते हैं एब्डोमेन। क्या बनाएंगे सारे के सारे ये, तो ये एबीडी क्या बनाएगा आपका, एब्डोमेन बनाएगा, समझ गए। जो शुरू का पहला होता है ना, वो होता है हेड, पहला क्या बनाएगा, और 2 3 4 क्या बनाएंगे आपके, थॉरेक्स, क्या बनाएंगे, थॉरेक्स, ठीक है। थॉरेक्स मतलब क्या हुआ आपका, थॉरेक्स मतलब बीच का हिस्सा, नेक और एब्डोमेन के बीच का हिस्सा, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में ना ये पूरा हिस्सा थॉरेक्स हो गया एब्डोमेन के ऊपर। थॉरेक्स में क्या मिलते हैं, थॉरेक्स में मिलते हैं विंग्स और लेग्स। क्या मिलेंगे, विंग्स और लेग्स। ये सारा बनाने का काम कौन करता है आपका, एंटीनापीडिया, ठीक है। और एब्डोमेन बनाने का काम कौन करता है, बायोथोरिक्स। सिर्फ और सिर्फ ये यूबीए दिख रहा है आपको, यूबीए अल्ट्रा बायोथोरिक्स, है ना, ये T3 मतलब T3 मतलब 1 2 3 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं T1 T2 और इसको बोलते हैं T3। थोरेक्स है ना, तो थोरेक्स के 3 हिस्से होते हैं, 3 सेगमेंट आ रहे हैं ना थोरेक्स में, बोलेंगे T1 T2 और क्या बोलेंगे इसको अपन यहाँ पे T3, ठीक है। T1 जो होगा यहाँ पे मिलेंगे लेग्स, क्या मिलेंगे, लेग्स। T2 में मिलेंगे लेग्स और हाँ लेग्स और विंग्स। T3 में मिलेगा, बोलो, लेग्स और विंग्स। और एक और मैं तो पूछ रही हूँ क्या मिलेगा, और हॉल्टेयर, ठीक है। हॉल्टेयर क्या होता है, तो जैसे आप लोगों ने एरोप्लेन देखा है, उसके जैसे विंग्स निकले होते हैं ना बाहर दोनों तरफ, क्यों होते हैं वो, हवा में सपोर्ट करे, और क्या करे, मतलब कि बैलेंस बनाने का काम करते हैं, है ना। जब उड़ेंगे तो क्या काम करेगा, बैलेंस का, चेंज डायरेक्शन करेंगे तो क्या काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सेम काम हॉल्टेयर का होता है, ठीक है। ये सेंस करते हैं डायरेक्शन को, किधर मुड़ना है, कितना ऊंचा उड़ सकते हो, ठीक है। तो हॉल्टेयर का काम होता है फ्लाइट में हेल्प करना, ठीक है, समझ गए। लेग्स एंड विंग्स, और क्या हो गए फिर आपके लेग्स एंड हॉल्टेयर, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। आगे की बात करें हम लोग, है ना, तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में कितने जीन होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली 4 की बात करते हैं अपन, ठीक है। एक होता है लैबिया,
LAB, है ना। एक होता है डीफॉर्म, DFD, ये दोनों क्या बनाएंगे, हेड। समझ गए, लेबिया डिफॉर्म क्या बनाएंगे, आपके हेड बनाएंगे, है ना। और अभी तो सेकंड और थर्ड फ्रेगमेंट तो बना ही नहीं है, चौथा फ्रेगमेंट तो अल्ट्रावायोथोरिक्स ने बना दिया, है ना। मतलब T3 किसने बनाया, अल्ट्रावायोथोरिक्स ने। तो T1 T2 कौन बनाएगा, तो T1 बनाने के लिए होता है SCR, इसको बोलते हैं SCR, ठीक है। और इसके लिए होता है एंटीनापीडिया, इसको बोलते हैं ANTP, ठीक है। सेक्स कॉम रिड्यूस होता है SCR, इसको बोलते हैं ANTP, एंटीनापीडिया, है ना। मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको, इसको क्या बोलते हैं, ANTP, एंटीनापीडिया, है ना, समझ गए। इसलिए इसको बोलते हैं एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। क्लियर, इतनी चीज क्लियर होगी। तो होम्योबॉक्स या होम्योटिक जीन्स भी इनको बोला जाता है। ये क्या होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे, मतलब पूरी बॉडी में फंक्शन देने का काम करेंगे। जैसे आपकी पूरी बॉडी मास है, पर हाथ का बनना है, पैर का बनना है, सर का बनना है, उस सर पे आंखें का बनना है, नाक का बनना है, ठीक है। हर चीज की लोकेशन डिसाइडेड है ना, वो सारा काम होम्योटिक जीन्स करते हैं हमारी बॉडी में भी, और वैसी ड्रोसोफिला की बॉडी में, ठीक है। तो टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, 12, 8 एब्डोमेन के, है ना, और 4 हेड और थोरिक्स के, ठीक है। हेड वाला 1 और थोरिक्स के T1 T2 और T3, समझ गए, है ना। हमारे सेगमेंटेशन के नंबर अलग होंगे ना, ठीक है, समझ गए। अब ये जो है एंटीनापीडिया और अल्ट्रावा, दो कॉम्प्लेक्स हो गए, तो इसमें AB और ABD क्या बनाएंगे, आपका एब्डोमेन। तो अब बताओ क्वेश्चन देख के कि क्या सही है इसका, है ना। तो एब्डोमिनल A एंड एब्डोमिनल B जीन इन ड्रोसोफिला रिप्रेजेंट बाइथोरिक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ होम्योबॉक्स जीन। ये ड्रोसोफिला में इतने एक जीन का हो चुका है, जैसे हमारा भी हुआ है। हाँ, तुम्हारा भी हो चुका है, तो बस वो आया नहीं है, मतलब NCERT और मतलब किसी पढ़ते नहीं है उतना डिटेल में NCERT में नहीं पढ़ाते ना। नहीं, NCERT में हम उसमें भी जनरली पढ़ते नहीं है ना। हम लोग मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि सारी स्टडी आप खुद पे तो नहीं कर सकते हो, ये मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद पे स्टडी करने के लिए कंपैरिजन कर लोगे कि भाई इस जीन में ये चेंजेस आ रहे हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म में, तो हमें क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है, सिमिलर टाइप का। ओके, चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जीन, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट टिल जेनेसिस। अरे सॉरी, क्या रह गया, अच्छा, नियोटेनी इज फाउंड इन द लाइफ ऑफ एम्फीबियंस inhabiting in the pond water of high altitude because of low dissolved oxygen content, high dissolved CO2 content, heavy pollution caused by tourists, deficiency of iodine in water, ठीक है। तो पहले तो नियोटेनी का मतलब समझो, है ना। नियोटेनी का मतलब होता है कि रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर्स इन एडल्ट एनिमल, समझ गए। नियोटेनी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो अडल्ट तो हो गया है ना, पर उसमें कौन से फीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, जुवेनाइल वाले फीचर्स रह गए, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनिलाइजेशन, मतलब जुवेनाइल पता है ना आप लोगों को, लार्वा अडल्ट वाले जो कन्वर्जन पढ़ रहे थे अपन, मतलब आप अडल्ट फॉर्म में तो आ गए, पर क्या रह गया आपका, जुवेनाइल, हाँ, रिटेंशन फीचर्स रह गए, तो क्या बोल लेंगे इसको अपन, नियोटेनी, ठीक है, नियोटेनी, हाँ। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है चलने दो, उसमें ज्यादा ताकत है। जुवेनाइल में ताकत ज्यादा होगी, मैं तो सुन रही हूँ बस। जुवेनाइल है ना, तो वो उस टाइम पे जब रहा होगा तो ऑक्सीजन कम रही होगी, एडेप्टिव होगा, एडेप्टिव हो जाएगा। हैवी पोल्यूशन कॉज्ड बाय इट। बी अगर वो ए नहीं देखो, हुआ तो मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल बताया था कल मैंने, कौन सा हार्मोन बताया था, हाँ, कौन सा बताया था, वेरी गुड। और थायरोक्सिन को कौन सा वाला आयन चाहिए, आयोडीन, क्या, आयोडीन,
तो अब पढ़ो क्वेश्चन जरा वापस से। The deficiency of iodine in water. ऑब्वियसली, तो कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा? अरे ये वाला कॉन्सेप्ट कल ही पढ़ाया था ना, कितना इजी था ये, कल बताया था ना। कुछ और सोच रहे थे ना, तो ये समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्वेश्चन। देखो मेटामॉर्फोसिस का मतलब बताया था ना मैंने कि लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाना। मेटामॉर्फोसिस करने के लिए मैंने बताया था कि एम्फीबिया में थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, बताया था ना कल ये। तो थायराइड हार्मोन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए ना। तो किसकी डेफिशिएंसी हो गई? आयोडीन की। तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर बना क्या? नहीं। तो इसलिए आपके क्या हो गया? नियोटेनी, मतलब अडल्ट स्ट्रक्चर्स रह गए बॉडी के अंदर। हाँ मेटामॉर्फोसिस में कब बताया था? पार्वती बस को नहीं, मेटामॉर्फोसिस हमने पहले डिस्कस किया था ना, पार्वती को बताया था बस। मेटामॉर्फोसिस का डिस्कस किया था ना जब हम एक और किसी और में मेटामॉर्फोसिस पढ़ रहे थे, है ना, तब डिस्कस किया था। उसमें ऑर्गन्स का बनना, हाँ डेवलपमेंट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट थायराइड के थ्रू होता है। मेटामॉर्फोसिस वही होता है ना। मेटामॉर्फोसिस में अडल्ट, लार्वा से अडल्ट बनता है ना, अच्छा है ना। तुम मेटामॉर्फोसिस करते हो क्या? हाँ नहीं करते। करनी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक दिन पहले, उससे पहले होगा शायद, है ना। चलो नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल जेनेसिस ऑकरिंग इन जाइगोट ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन है मतलब कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल जेनेसिस होता है, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है ना हम में, है ना। जाइगोट से हम क्या बनते हैं भैया? जाइगोट से क्या बनोगे? एम्ब्रियो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? पेडोजेनेसिस, जेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, एपिजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, देखो पेडोजेनेसिस का मतलब होता है, पेडोजेनेसिस का मतलब होता है कि पूरे अडल्टहुड में अगर वो लार्वल कैरेक्टर कैरी करे, ठीक है, पूरे अडल्टहुड में अगर वो लार्वल कैरेक्टर क्या करे? कैरी। थ्रू आउट अडल्ट स्टेज, क्या बोलोगे इसको आप? पेडोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस तो आपको पता है क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस वो बिना बीज के फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन जब होता है। ठीक है, डेवलपमेंटल ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ डेवलपमेंटल ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होना। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल जेनेसिस तो क्या बोलते हैं इसको अपन? एपिजेनेसिस, याद रखना। ये एपिजेनेसिस इसका आंसर। हाँ ठीक है, एपिजेनेसिस। तो लार्वा से बड़ा हो ही नहीं पाया, लार्वा ही देखना। नहीं, तुम फिर समझ नहीं पाते। लार्वल कैरेक्टर कैरी थ्रू आउट अडल्ट स्टेज, मतलब कुछ लार्वल कैरेक्टर अगर वो अडल्ट स्टेज में कैरी करे, ठीक है, उसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस, ठीक है। मतलब वो जैसे नियोटेनी पढ़ रहे थे ना अभी आप, नहीं हुआ था। है ना, पर नियोटेनी कंडीशन बेस्ड है ना, कंडीशन बेस्ड है ना नियोटेनी, कि अगर हाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो कैरेक्टर रह जाएंगे, तो वो नियोटेनी। पर पेडोजेनेसिस मतलब कि डेवलपमेंट ही ऐसा है कि लार्वल के कुछ कैरेक्टर्स एडल्ट में रहेंगे, तो क्या हो गया वो आपका? पेडोजेनेसिस, ठीक है। एपिजेनेसिस में नहीं समझ में आया। एपिजेनेसिस मतलब हुआ कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो, मतलब जाइगोट से डिफरेंशिएशन होके ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने और बॉडी बने। तो प्रोग्रेसिव हो रहा है ना डेवलपमेंट, आगे बढ़ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हो ना, तो इस डेवलपमेंट के टर्म में हाँ वो गिल्स होते हैं ना लार्वा में, लार्वा में गिल्स होते हैं। लार्वा में वो एक्स्ट्रा वो मतलब वो फ्रॉग के लार्वा में होते हैं, पर फ्रॉग में होते हैं क्या? फ्रॉग में नहीं होते। हाँ। उसमें वो लेके चला गया कैरेक्टर में। तो नियोटेनी। नहीं तो पेडोजेनेसिस हुआ। पेडोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है डेवलपमेंट की जिसमें लार्वल कैरेक्टर्स रहे अडल्ट स्टेज में, ये नॉर्मल कंडीशन में। नियोटेनी में जब ऐसा नहीं होता पर हो तो नियोटेनी, ठीक है। फ्रॉग के पास गिल्स होते हैं क्या? पर गिल्स रह गए तो नॉर्मल नहीं है ना वो, पेडोजेनेसिस नॉर्मल है। डेवलपमेंट का टाइप है ये,
ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? एपिजेनेसिस, यही जो डेफिनेशन लिखी ना, यही एपिजेनेसिस इसका आंसर है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल जेनेसिस अकरिंग इन जाइगोट ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, क्या बोलेंगे इसको अपन? एपिजेनेसिस। बोलो बोलो, बोलते जाओ। इंडक्शन ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट रिक्वायर्ड मोर न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट, फिनोलिक्स, रैमनोलिपिड, क्या आएगा? बी। कल ही इतना डिस्कस किया था ना, पीएफआर, पीआर और पीएफआर, है ना मैडम? ठीक है, चलो। द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस इज ट्रिगर्ड बाय, सेनेसेंस मतलब मर जाना, सेल डेथ, एजिंग, कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड एंड, वेरी गुड, ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स associated with photosystem in plants is very unstable, चलिए बताइए। पैराडॉक्सिन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में जाता है, फर्स्ट में भी रहता है, सेकंड में भी रहता है। क्या साइटोक्रोम B6F, बोलते जाओ तुम तो। साइटोक्रोम B6F वो कहाँ होता है? मैम वो जब ट्रांसफर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, मैं वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। प्लास्टोसाइनिन के पास प्लास्टोसाइनिन से पहले साइटोक्रोम B6F रहता है, फिर वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, फिर B700 के पास जाता है। तो अच्छा, तो क्या आंसर आएगा इसका? बी आ रहा है, साइटोक्रोम B6F आ रहा है, तो ये बहुत अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल पूछ रहे हैं? क्यों? पैराडॉक्सिन का पहले आता है, आखिरी में आता है, B700 के बाद एंड में आता है। इसका आंसर है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल। Fe2+ and 3+ दो जगह आता है। हाँ, ठीक है, जो सबसे अनस्टेबल प्रोटीन है एसोसिएटेड, वो कौन सा है आपका? पैराडॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइस, कारण है ना, मतलब क्या? अपने आयनिक स्टेट चेंज कर देता है। हाँ, ठीक है, आगे। ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज इन प्लांट इज लोकलाइज्ड इन, डीकार्बोक्सिलेज इन प्लांट इज लोकलाइज्ड इन, नहीं भैया, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ठीक है, कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे ये तो कितना आसान है, ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ, है ना, इंडोल एसिटिक एसिड। चलो, द प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय डायएज़ोट्रोप्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन है आपका, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, रेडॉक्सिन, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B, वाटर ही आएगा, आराम से सोचो। डायएज़ोट्रोप्स के अंदर कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है क्या? बोलते जाओ। प्रोटॉन जहां से चाहिए, पेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F, यूबिक्विनोन एंड वाटर। देखो यूबिक्विनोन कहाँ काम करता है? माइटोकॉन्ड्रियल में बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, है ना? हाँ, साइटोक्रोम B6F कहाँ काम कर रहा है? ठीक है, दो चीजें बच गई आपके पास, पेरिडॉक्सिन और वाटर, ठीक है। तो फेरिडॉक्सिन जहां से लेता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है आपका? वाटर। कहाँ से मिलता है उसको इलेक्ट्रॉन? डायएज़ोट्रोफ के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कहाँ से मिलता है आपका? वाटर से, ठीक है। वो यूबिक्विनोन में काम ऐसे कर रहा था, लेकिन वो हाइड्रोजन को ऊपर, हाँ, पर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करता है ना। मेरे को वाटर भी याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे सब वहाँ पे वाटर भी याद नहीं आ रहा है, वाटर पे काम कर रहा है। तुमने कहा वहाँ पे वाटर पे क्या काम कर रहा है? वाटर तो फ्री लिविंग, एक्चुअली स्पेसिफिक पूछा है आपको, ये स्पेसिफिक पूछा है डायएज़ोट्रोप्स के लिए, ये वाटर यूज करते हैं,
ठीक है ना। अभी कल आपने पायरुवेट से लिया था एटीपी के लिए कुछ, है ना। ठीक, चलो अब अगली बात करते हैं, क्या था। स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल्स, अरे तो पता है सब लोगों को। कर प्रेशर वाले ओपन होते हैं, बताइए। यही होगा। टर्गर प्रेशर मैम कम होता है तो खुलते हैं नहीं ना, बंद हो जाते हैं। तो फिर एक टर्जिट होगा तो फ्लक्स ऑफ पोटेशियम बाहर आएगा। ये तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम जब बढ़ेगा, पोटेशियम ओपन ही करेगा। हाँ, पोटेशियम ही होगा। क्या आएगा। मोर टर्जिट बिकॉज़ इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ओपनिंग CO2 के सेंसेशन से नहीं होती। हाँ, CO2 तो होगा। ये तो चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिक्रीशन लैक्स एंजाइम, अरे ये तो पता ही होगा। वेरी गुड। बाइल जूस में होते हैं क्या? नहीं, क्या क्या होता है बाइल जूस में। गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन नहीं होता भैया, ट्रिप्सिनोजन वगैरह जो होता है वो इंटेस्टिनल सिक्रीशन पैंक्रियाटिक से आता है। ठीक है, पेप्सिन वेप्सिन ऑलरेडी होता है स्टमक में। चलो आगे, क्या है इसका आंसर, बाइल। गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम होते हैं, है ना, पेप्सिन वगैरह। ठीक, पैंक्रियाटिक से तो लाइपेज और अमाइलेज और ये सब आता ही है ना। इंटेस्टाइनल जूस में भी होते हैं एंजाइम्स, सिर्फ और सिर्फ कहानी होते हैं आपके बाइल में। और ये लिपिड इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, क्या काम करेगा, लिपिड इमल्सिफिकेशन का। क्या आएगा इसमें, बाइल। और वही तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ही तो बना रहे हैं बाइल। ठीक है, और ये बाइल कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है बाइल भैया, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनता है ना। और ये दोनों कहाँ से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस से बनते हैं ये। ठीक है, चलो। if diameter of the afferent and efferent arterioles would be same in glomeruli, then ये तो याद करना पड़ेगा, पढ़ा है आप लोगों ने। rate of absorption will increase. different same in glomeruli. एफरेंट तो खुलने वाला है, Afferents और मैं यही कर दीजिए लॉक, ए लॉक कर दूं। देखो, if the diameter of afferent and efferent arteriole would be same in glomeruli, then क्या क्या होगा। ठीक है, अगर एफरेंट, पहले नॉर्मल समझते हैं। ठीक है, अगर एफरेंट का डायमीटर कम हो, ठीक है, और इफरेंट का डायमीटर क्या हो आपका, ज्यादा हो, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। समझ गए, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप, नो फिल्ट्रेशन, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर एफरेंट का डायमीटर कम हो जाए सिर्फ, तो फास्टर फिल्ट्रेशन होगा। सिर्फ एफरेंट का कम हो जाए, एफरेंट का जो है वही रहे। हाँ, तो ये फास्ट क्या होगा यहाँ पे, फिल्ट्रेशन। समझ गए। अब इफरेंट का बढ़ जाए, इफरेंट का अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, ठीक है, इफरेंट का बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब इसमें क्या बोला है, कि एफरेंट डिफरेंट दोनों का ही सेम हो जाए। सेम वाला तो भी हुआ नहीं मैम, अभी तो दोनों में अलग पढ़ रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी हिंडर्ड एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन लिखा हुआ है। तो क्या करें, दोनों का सेम कर देते, दोनों का सेम हो गया अगर, तो हिंडर्ड एंड स्लो डाउन। तो हिंडर्ड एंड स्लो डाउन का लिखा हुआ है, मतलब इससे सिमिलर क्या आ रहा है एग्जांपल, आ रहा है क्या, है तो डिक्रीज। you know filtration process will not occur, होगी नहीं, स्लो डाउन आ गया ना, डिक्रीज का लिखा है, रीएब्जॉर्प्शन लिखा है। ये तो ये फिल्ट्रेशन पे काम करते हैं, अभी अपन फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना।
ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन पे नहीं। कहाँ काम कर रहा है ये अभी आपका? फिल्ट्रेशन पे। तो दोनों अगर सेम हो गए, एफ्रेन का डायमीटर इज इक्वल टू इफ्रेन का डायमीटर, यस मैम, समझ में आ तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? हिंडर्ड गया, हो जाएगी या स्लो। वो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? एक मिनट। हाँ, एफ्रेन का कम इफ्रेन का ज्यादा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, एफ्रेन का कम इफ्रेन का कुछ नहीं तो फास्ट फिल्ट्रेशन। ठीक है, एफ्रेंट का अगर बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब एफ्रेंट को कुछ नहीं, इफ्रेंट बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, और दोनों अगर सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो प्रोसेस हिंडर्ड या क्या हो जाएगी आपकी? स्लो डाउन। तो फिल्ट्रेशन पे बात करनी है तो दो ऑप्शन है आपके पास, फास्ट और नॉट अकर। ठीक है, तो फास्ट तो हो नहीं रही है तो क्या हो जाएगा आपका? सेम हो गया तो हिंडर्ड हो रही है। ठीक है, ये एफरेंट और इफरेंट ग्लोमेरुलाई के ऊपर होते हैं। हाँ, ये ऐसा होता अच्छा, है हाँ। ब्लड आ रहा है तो जा रहा है। ग्लोमेरुलस में ही तो होते हैं। लाने वाला एफरेट, ले जाने वाला इफरेट। आप करके सब भेज लो तब ठीक है। चलो, पुरकिंजे फाइबर्स आर क्या है? नर्व फाइबर, मसल फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, डेंड्राइट्स। फाइबर। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या है आपके? मसल फाइबर। ओह ओह, हाँ हाँ, सही है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन आया देखो। द HFR बैक्टीरिया इज वन दैट कंटेन्स। प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड ये होगा क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एनियल इज वेल An HFR bacterium is one that contain acquired ability to undergo transduction has been integrated into its chromosome. मैं देखो तो A है मैडम। A है। क्या है? A। HFR क्या बताया था? मैम वो क्रोमोसोमल मटेरियल। हाँ, मतलब कि जब F प्लाज्मिड किस में चला जाए? क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाए तो क्या बोलोगे इसको? HFR स्ट्रैंड बोलोगे। तो प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, क्या हो गया? HFR। चलो, द सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर referred to as TDF and TDY are found respectively in। तो TDF TDI का फुल फॉर्म बता देती हूँ पहले। ठीक है, TDF होता है आपका टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। HFR होगा तो क्रोमोसोम में होगा ऐसा है ना, और केवल H बस होगा, मैंने भी बताया था ना, होगा तो एफआर होगा तो वो प्लाज्मिड में होता है। प्लाज्मिड। देखो, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर लिख दिया ना। अब बताओ कितने ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए इतना से लिखने से? क्या हुआ? सी आएगा ना। कौन सा है? सी क्यों आएगा? भाई तो हमने तो गलत कर लिया, मुझे तो A आएगा, B आएगा। ए ही तो आ रहा है, ए आ रहा है ना। बोल दिया ना तुम। तो प्लाज्मिड क्रोमोसोम में तो इंटीग्रेट होता है। HFR में प्लाज्मिड क्रोमोसोम में जाएगा। हाँ, और जो दूसरा वाला है मैम, दूसरा वाला तो इंडिपेंडेंट रहेगा ना। प्लाज्मिड खुद उसमें चला जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। एक मिनट, कंफ्यूज हो गई। ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये एफ प्लाज्मिड। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेन हो गई? एफ पॉजिटिव। ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये एफ प्लाज्मिड, ये कौन सी स्ट्रेन हो गई? अच्छा, ये प्लाज्मिड ही जुड़ गया। HFR। क्रोमोसोम और प्लाज्मिड जुड़ जाएंगे तो HFR बन जाएगा ना। पर प्लाज्मिड कौन सा होना चाहिए? एफ प्लाज्मिड, तो ही HFR बोलोगे। कोई भी प्लाज्मिड जुड़ेगा तो HFR नहीं बोलोगे, तो एपिसोम बोलोगे। कोई भी प्लाज्मिड जुड़ जाएगा तो। ठीक है ना। चलो, HFR तब बोलेंगे जब प्लाज्मिड और क्रोमोसोम जुड़ेंगे। पर कौन सा प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। द सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर रिफर्ड टू एज TDF एंड TDY आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन। कहाँ मिलेगा? पहले तो ऑप्शन हटाओ सबसे पहले। सी अर्चिन के आसपास होगा। सी अर्चिन में टेस्टिस कहाँ होती है? वो मैं पूछ रही हूँ। मोस्ट कॉमनली CRD में से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, हैमस्टर, माउस, मैन एंड रेट। ठीक है, तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDY कहाँ मिलता है आपका? मैन और रेट में मिलता है ना। अभी उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SRY कैपिटल,
और इसको बोलते हैं स्मॉल एस, सॉरी कैपिटल एस, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे ये, वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। दोनों दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे आपके, वाई क्रोमोसोम। तो एसआर वाई फैक्टर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टेस्टिस सिंथेसिस करवाने के लिए, मतलब टेस्टिस बनवाने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट। ओ हो, ये तो आपको पता ही है, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी तो हो गया, आगे डाउन सिंड्रोम। डिलीशन तो होगा ही मैम, ट्राइसोमी भी होगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं। अगर ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी नहीं होता, इसमें डाइसोमी होता। डायसोमी तो नहीं होता, मैं तो पूछ रही हूँ क्या। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसोमी, डुप्लीकेशन होगा ना, डुप्लीकेशन नहीं होता, डाउन सिंड्रोम है ना, वो तो उसका एक खींच लेता ना। ट्राइसोमी होगी तो। एक मिनट, देखो एक तो ट्राई है मतलब ट्राइसोमी और उससे ज्यादा हो जाए तो डिलीशन हो सकता है क्या? तो क्या हुआ है, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसोमी। वो देखो दूसरे देखो कॉम्बिनेशन है फोर्थ के साथ, सेकंड और थर्ड। एक तो सी और बी ऑप्शन सिलेक्ट होके आए हैं, हाँ, है ना, मतलब 4 के साथ में 2, मतलब ट्राइसोमी होगी या डुप्लीकेशन होगा। हाँ वैसे ये स्टेटमेंट गलत है। अरे डुप्लीकेशन से इसका मतलब ये है कि जो एक जीन है उसकी एक कॉपी और आ गई ना। ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ कि पूरा की पूरा हिस्सा कट के मूव हो गया, ऐसा ट्रांसलोकेशन थोड़ी ना होता है इसके अंदर। कॉपी नंबर मतलब प्लॉइडी हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, बट अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखोगे तो ट्रांसलोकेशन सही स्टेटमेंट नहीं है। एक तरफ से कम हो रहा है ना, तो वो किस तरफ से कम हो रहा है, डिलीशन और दो इधर से मान लो, तो इधर से इधर एक इधर तीन आ गए, तो जिसके पास में 3 आ गए उस पास तो कॉपी बन गई ना। कॉपी तो नहीं हो तो मतलब खींच के चला गया, खींच के चला गया मतलब, मतलब एनाफेस में ज्यादा चले गए थे। अरे ट्राइसोमी। प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी क्या होता है ये बताओ। प्लॉइडी होता ना, प्लॉइडी मतलब ये जितना बराबर ही हो एनाफेस में क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम का सेपरेशन है ना। प्लॉइडी में जब क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते या घट जाते हैं तो बढ़ने का मतलब कॉपी बढ़ी ना, हाँ कॉपी बढ़ी, है ना, वही हुआ ना, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, ट्राइसोमी में बढ़ गई, ट्राइसोमी में बढ़ गई, तो हमने क्या बोल दिया उसको अभी के लिए, डुप्लीकेशन, क्योंकि अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका डुप्लीकेशन ही आंसर है, ठीक है। या तो यहाँ पे प्लॉइडी लिखा होता है ना, कौन सा प्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, अनएम्प्लॉयडी। ठीक है। तो इसका ये सबसे बेस्ट आंसर होता है, वो सब पर उसके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या है आपका, डुप्लीकेशन। मतलब मैंने आपको जो बोला था ना अभिषेक, आपकी प्रॉब्लम में वापस से बोलती हूँ, आप क्वेश्चन में गलतियां मत निकालो, आप ये देखो कि मैं क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगा के आ सकता हूँ, समझे। फिर घर आके निकालो कि ये गलती है, तब जाके आप चैलेंज करो। वहां बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बोल के ये कैसा क्वेश्चन दिया है, इसमें तो ये नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, अब मैं आधा घंटा इसमें टाइम वेस्ट करूंगा। मैं तुमको इतने दिन से यही समझा रही हूँ कि डोंट फाइंड मिस्टेक्स इन क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अभी ढूंढो कि इसमें बेस्ट आंसर क्या है, वो लगाया, फिर अब घर जाओ चैलेंज करो उसको। अगर तुमको लग रहा है कि गलत है ना, तो घर जाके आराम से सॉल्व करके चैलेंज कर दो कि भाई ये मुझे गलत लग रहा है ना, जब आंसर किया आ जाए तब। मैम इसका बी होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी के हिसाब से क्या होगा इसका, बी, है ना। मैम इसलिए होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है म्यूटेशन, म्यूटेशन होता तो है, म्यूटेशन होता है ना, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट डुप्लीकेशन पर सिंड्रोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है ना। ये डिलीशन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब डिलीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मूवमेंट नहीं हो रहा है ना क्रोमोसोम का, आर्म्स नहीं जा रही है, पूरा पूरा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। तो अभी मोस्ट अप्रोप्रिएटली अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये, ठीक है। चलो, विच ऑफ दीज एनिमल इज टैक्सोनॉमिकली ऑड, ये सी पेन, पेन ही नहीं है, सी पेन, सी स्टार, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन। सी कुकुम्बर, ये नहीं है, पेन कॉपी नहीं है ना, पेन कॉपी नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा, नहीं नहीं, इससे नहीं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से निकालो। टैक्सोनॉमिकली ऑड, उसमें भी मैम कहाँ है सी पेन, सी अर्चिन होता है, सी अर्चिन होता है, सी स्टार भी होता है, सी अर्चिन कौन सी कैटेगरी में आता है, सी कुकुम्बर नहीं होता क्या मैम, कुकुम्बर भी होता है, इकाइनोडर्मेटा। वेरी गुड। सी कुकुम्बर कौन से इसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। और सी स्टार फिश भी उसी में आता है। स्टार फिश हो जाएगी, सी अर्चिन तो मैम ने बताया ही है, सी पेन का आएगा,
सी पेन पेन नहीं आएगा आता। पैनकेक में। पैनकेक में। ठीक है, कहाँ आएगा? ये भी है क्या? हाँ, सी पेन होता है। ऑड है ना मैम, तो ऑड में ये तो आएगा ही। सी में मेरे पेन लिए लगा के question आता है है। मैम, मेरे लिए ये रिजनी नॉलेज नहीं है। सी पेन आता है निडेरिया से, ठीक है। इंडिया से हाँ, तो ऑड क्या हुआ इसके अंदर? ये गलत करके भी ये तीनों एक ही टेक्सा के हैं ना? ये इसी तीनों एकाइनोडर्मेटा के हैं, स्टारफिश, कुकम्बर और अर्चिन, है ना, तीनों एकाइनोडर्मेटा के। सिर्फ अलग कौन सा है आपका? निडेरिया, ये वाला। चलो, which of the class of protozoa contain both contractile vacuoles and pseudopodium? ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं? मूवमेंट में हेल्प, मतलब कि एक्सचेंज में हेल्प करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और सूडोपोडिया किस में हेल्प करते हैं आपके? मूवमेंट में। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। ऑप्शन है आपका ये, विच ऑफ द प्रोटोजोआ, सीलियाटा, फ्लैजिलाटा, स्पोरोजोआ और सार्कोडीन। फ्लैजिलेटा ही होगा मैम, क्योंकि उस सूडोपोडिया से भी कर लेता है, अमीबा अमीबा करता है। हाँ, सीडोपोडिया तो क्या आपने क्या ऑप्शन बोला है इसका? बी। बी बोला है। फ्लैजिला का होता है अमीबा के पास में। कॉन्ट्रैक्टाइल भैया सीलियाटा मतलब सीलिया, फ्लैजिला फ्लैजिला, ठीक है। फिर वो आपके स्पोरोजोआ और सार्कोडीना, दो बचे, सार्कोडीना का ठीक है। सार्कोडीना में आता है अमीबा, और अमीबा के पास होते हैं दोनों, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल भी होते हैं और ये भी होते हैं। सार्कोडाइन क्या कैटेगरी है, क्लास है, ठीक है। चलो ये लो, अच्छा क्वेश्चन है ना, करो आप सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है। 16S rRNA इज प्रेजेंट इन, अरे ये तो कितना आसान है। ऐसे होगा 16S rRNA इज प्रेजेंट इन 30S राइबोसोम, पक्का लॉक कर दूं? ठीक है ना। 70S का कितना स्प्लिट होता है? 23S 70S राइबोसोम स्प्लिट होगा 50 और 50 और 30 में, और 80S स्प्लिट होगा 60 और 40 60 और 40 में। तो इसके पास होता है 16S, है ना, इसके पास होता है 18S। चलो, over 23 और 20 हाँ, पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय शिजेला सोनी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इकोलाई, जियार्डिया, लैमलिया। पेप्टिक अल्सर सुना होगा ना नाम? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, पाइलोरी पेप्टिक अल्सर मतलब कि आपके स्टमक से हाइपर एसिडिक होने की वजह से अल्सर क्रिएट हो जाता है। ये होगा हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा फिर। बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक भी डिटेक्ट किया गया। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेट में होता है हाँ, हाँ, ठीक है। पेप्टिक अल्सर इसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ह्यूमन से नहीं नहीं, ये इस पे नोबेल प्राइज मिला था। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। साइंटिस्ट ने कल्चर पी लिया था ये प्रूव करने के लिए कि ये बैक्टीरिया पेप्टिक कल्चर करता है। फिर उसको क्या हुआ हो गए पेप्टिक कल्चर हो गए। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करा उसका, एंटीबायोटिक बनाया। हाँ कोको कोला पिला देते हैं। हाँ, फिर क्या हो गए, तब तो नोबेल प्राइज मिला ना। आपने कल्चर किया फिर उनको चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देती हूँ, रस्ट एंड स्मट, ठीक है। ये बेसिडोमाइसिटीज में आते हैं। तो पीने के कुछ दिन बाद हुआ होगा ना मतलब और ये डिप्लॉइड स्पोर्स करते हैं। ठीक है, ओके। मार्शल और रॉबिन नाम के साइंटिस्ट थे। मार्शल एंड रॉबिन, SHL। मतलब सबके सामने उन्होंने पिया होगा तो फिर 2 दिन बाद हुए होंगे अब वो मैंने पूछा नहीं उनसे, मैं पूछ के आऊंगी। ठीक है, 2005। अब भी देख बताओ कितने अच्छे थे। तुम्हारी बारी अब।
चलो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रिफर्ड दिस हैबिटेट, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रिफर्ड दिस हैबिटेट, ठीक है। तो वार्म डेसिडियस फॉरेस्ट, क्लाउड फॉरेस्ट, ग्रासी प्लेन, हिली स्क्रब फॉरेस्ट। तो मोस्ट कॉमनली इसका क्या होता है, ग्रासी प्लेन, याद कर लेना, जो याद करने वाले बता दी, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोर्स, रस्ट एंड स्मट बेसिडोमाइसिटीज कैटेगरी में आता है। बेसिडोमाइसिटीज में सारे मशरूम आते हैं, याद रखना, ठीक है। जितने भी मशरूम बनते हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके, बेसिडोमाइसिटीज में, है ना। बटन वटन जितने भी हुए, ठीक है, ऑयस्टर बटन सब। चलो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कौन सा प्लेन चाहिए रहने के लिए, ग्रासी प्लेन। सॉइल कंपोनेंट ह्यूमस इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, organic matter that resist decay, fermented acids and bases, inorganic sulfur and iron oxide। बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन है ना, सॉल्व भी तो करना है। बी होगा मैम। क्या लग रहा है मोस्ट कॉमनली, बी। ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, चलो ठीक है। एक्चुअली डिकम्पोज होता है, ऐसा नहीं होता है कि डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, पर यहाँ पे आना चाहिए कि डीके होना चाहिए था। रजिस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये इनऑर्गेनिक तो होता नहीं है, सल्फर आयरन नहीं होता उसमें। मैम ऐसे क्यों क्वेश्चन देते हैं? हाँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा दो, क्या हो गया ये, आप जाके गलती निकालो घर जाके। ये एप्टी का नहीं है ना मैम? हाँ, मतलब सेट ही है ये। सेट का है। हाँ बाद में वो लोग दे देते हैं फिर डिलीटेड। हाँ, फिर डिलीटेड और फिर ऐसे कर देते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन गलत समझ में, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन गलत समझ में आ जाए तो अब वहां बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। आप ये मत सोचो ये गलत क्यों दे दिया, कैसे करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं करना है। नहीं, अब आगे बढ़ो। उसी टाइम बोल के चलेगा अभिषेक, अरे गलत दे दिया फिर तुरंत खिलाओ उनको। ठीक है, अब आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, ligation chain reaction is used for the detection of point mutation, deletion mutation, insertional mutation, deletion and insertion mutation। डी होगा फिर। तो पहली बात सुन देखो, ligation chain reaction जो होता है ना, वो point mutation डिटेक्ट करने के काम में आता है, याद करना, ठीक है। क्या काम में आएगा ये point mutation डिटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक, म्यूटेशन से रिलेटेड। म्यूटेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आएंगे मैम है ना, हाँ, जो कहीं से भी आ जाते हैं। चलिए, लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर चैलेंज्ड बाय, लेमार्क थ्योरी of inheritance of acquired character was challenged by Darwin, Charles Darwin। ईगो रिप्रेजेंटेशन हाँ, अगस्त विजमैन तो ठीक है। इनिशियली किसने किया था आपका, अगस्त विजमैन ने किया था, हाँ। ओके, है ना, पहले इन्होंने करा था, ठीक है। इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी थी, एक्चुअली ये थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज है ना। तब होता डार्विन। तो नहीं, ये इसी का ही नाम है। हाँ, तो अगस्त ने बोला, पहले अगस्त ने इसको सपोर्ट किया, फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये तो हो ही नहीं रहा है जो इन्होंने बोला है, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया ना कि टेल्स काट के 20 डेज हाँ आ रही थी, हाँ तो बोला कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला था ऐसा, ये इन्होंने किया था क्या? हाँ, विजमैन ने किया था। हाँ, कि कैटी पूछ के चूहे कहाँ हो रहे हैं। अगर यूज एंड डिसयूज की थ्योरी है कि भाई अगर इस जनरेशन में पूछ काटो तो अगली जनरेशन में कटी पूछ का चूहा आना चाहिए, नहीं आया, ठीक है। तो ये किसने चैलेंज किया था, अगस्त विजमैन ने। चलो, जाइगोमोनास मोबिलिस कैन बी यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका इथेनॉल, फिर है आपका
ग्लूटामिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल। एथेनॉल तो नहीं होगा, ग्लिसरॉल भी नहीं होगा, बोलते जाओ। ग्लूटामिक हो सकता है, सिट्रिक एसिड तो हम्म। फर्मेंटेशन प्रोडक्शन है तो इथेनॉल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, फर्मेंटेशन से वैसे और भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा तुक्का सही लग गया है, ठीक है। ज़ाइगोमोनास मोबिलिस क्या करता है? इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन कोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब लग रहा है कल बोल रहे थे ना, अरे इतना आसान कहाँ आता है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन एस्पेजिलस निडुलांस, एगैरिकस बिस्पोरस, ये एगैरिकस दिख रहा है आपको, ये मशरूम है। नीडलेंस भी हो सकता है, नीदरलैंड्स भी हो सकता है। फ्यूजेरियम ग्रामीण आने दो, सब सुनने में अच्छा लग रहा है, फ्यूजेरियम ठीक है। फ्यूजेरियम ग्रामीसेरम नहीं होना चाहिए, होगा क्या? मतलब वो तो होगा तो नहीं पता, वो तो नीडलेंस ही मैं जो है वही है। मेरे तरफ से नीडलेंस क्या है? नीदरलैंड्स है। इस आपका क्या है? फ्यूजेरियम ग्रामीण पार्वती। फ्यूजेरियम। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? कोरिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम से, ठीक है। चलो कोरन क्या होता है? हाँ? इन्हें वो तो था फर्मेंटेशन से इथेनॉल। हाँ जैसे उसने वहां माला ना, हाँ जैसे चलो उसने अभिषेक की क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तुक्के। अभिषेक ने अब गलती निकालना बंद कर दिया ना, हाँ क्वेश्चन ना, सही जा आपने रहा है। बोल दिया ना। Which of the molecular localization cannot be achieved by immunofluorescence technique? अरे ये लो, चलो बताओ। molecular localization cannot be achieved. हाँ immunofluorescence, Cannot be achieved. which one of molecular localization cannot be achieved by immunofluorescence technique? हम इसमें से लिपिड मॉलिक्यूल नहीं नहीं देखते हैं। होना चाहिए, हाँ। immunofluorescence लिपिड नहीं देता? लिपिड में नहीं देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस। मैं तो नहीं बता, मैं तो बस पूछ रही हूँ। आरएनए में देखते हैं, डीएनए में देखते हैं, हाँ डीएनए हमारे में प्रोटीन एक जैसे रहता है, लिपिड में नहीं देखते हैं। लिपिड अलग अलग immunofluorescence फिश गिश की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है। इसमें डीएनए सीक्वेंस का क्या रोल है? हम डीएनए का प्रोब बन सकते हैं ना, फिर उसको लगा देंगे। हाँ ठीक है, चलो बोलते जाओ। इम्यूनोलेबलिंग प्रोटीन के प्रोटीन तो करोगे, तीन में तो होगा ही होगा, एक ही में नहीं है बस, वही होगा। हाँ चलो, ये जो काम नहीं करता ना वो करता है एमआरएनए में, ये प्रोटीन में भी करेगा, लिपिड में भी करेगा, डीएनए में भी करेगा, ठीक है। जो काम नहीं कर पाता तो आरएनए तो नहीं करेगा। वो होता है एमआरएनए। हमारे ने इसलिए लिखा है, एमआरएनए चेंज होता है, इंट्रॉन एक्सॉन स्प्लाइसिंग एडिटिंग, डीएनए की होती है क्या स्प्लाइसिंग एडिटिंग? जो है वही रहेगा ना, कि तुम्हारा जीनोम पूरे टाइम चेंज होता रहता है। नहीं तो भी प्रोब बना के फ्लोरोसेंस तो कर ही सकते हैं। हाँ पर वो उसका एमआरएनए का लोकलाइजेशन नहीं बता पाता, ठीक है। ऐसा टेक्निक में है लोकलाइजेशन, जिसका नहीं बता पा रहा है वो है एमआरएनए का। ऐसा इसलिए क्योंकि लिपिड प्रोटीन और कहीं ना कहीं डीएनए का एक लोकेशन फिक्स है, एमआरएनए इज ट्रैवलिंग, इसलिए उसका जो जीन होगा वो तो वही बनाएगा ना। और भी तरीके हैं, तरीके और भी हैं, मतलब सिर्फ वही टेक्निक से नहीं हो पा रहा है। लोकेशन वाज चेंज ना, द लोकेशन फिक्स है, यहाँ डीएनए रिप्लेस भी मिलेगा, प्रोटीन का अपडेट भी मिलेगा, लिपिड का स्ट्रक्चर है, फिक्स लोकेशन बता रहे हैं, प्रोटीन का फिक्स है, इनका भी फिक्स है। लिपिड 49 का तो नहीं होगा, लिपिड के अगर मैं बात करूँ तो लोकेलाइजेशन हाँ एम्फोलाइट्स आर यूज्ड इन, फ्लोरोसेंस तो कुछ भी हो सकता है। देखो और भी टेक्निक होती है, जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसी पे हम और टेक्निक बनाते हैं, ठीक है। तो उसका ड्रॉबैक है कि वो स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल का लोकलाइजेशन नहीं दे सकता, तो और टेक्निक से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो एम्फोलाइट्स आर यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। मैम आइसो इलेक्ट्रिक इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या एम्फोलाइट मतलब क्या होता है बेटा?
प्लस चार्ज भी माइनस चार्ज दोनों चार्ज है, हाँ मैडम, आपने क्या बोला? पॉजिटिव और नेगेटिव, कहाँ काम आएगा? आइसोइलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत बढ़िया। कहाँ? नहीं, ब्लॉटिंग बोल रहे थे तुम कोई सा? नहीं बाद में बोला आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, पार्वती ठीक ब्लॉटिंग है कर रही थी, सदा ब्लॉट कर अच्छा। रहा वापस रिवाइज ठीक है। हाँ फेवरेट है इसलिए फेवरेट आंसर लगाते अरे मुंह मेरा तो गलत है वो पता है। चलो हैं। एक्सपेरिमेंट ठीक है। चलो, ये तो कैलकुलेशन वाला है ना, ये रहने दो, ये भी अपने काम का नहीं। खत्म, ये पेपर खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं इसके बाद में। 5 मिनट का ब्रेक लो।